हैं, जितना भी ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव रहता है उसको पढ़ पाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते सीधा, ऐसे जो हम एक बार हम पढ़ लेते हैं वो हमें भूल जाते हैं, लेकिन अगर जो लिख लेते हैं वो हमें कभी भूलते नहीं है। वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि 12th के स्टूडेंट्सों के बीच जो है वो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 4 टीम है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो अभी का मुकाबला जो हो रहा है ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच। तो ए के जो है वो सदस्य, जो टीम के सदस्य हैं वो हैं दिलखुश जी, मिठू जी, सुनील जी और नेहा। और इधर बी के जो हैं वो हैं, बी के हैं अजित और उसके बाद रोहित, उसके बाद अंकित और निशा। तो इन दोनों के बीच हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भूगोल से करने वाले हैं। तो आप लोग दे पाएंगे ना आंसर? हाँ, ठीक है, चलिए ट्राई करिए, कोशिश करिएगा, ठीक है। और अगर ध्यान से सुनिएगा, गेम का नियम समझ लीजिएगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे पर व्यक्ति देना है आपको, ठीक है। टीम में सबको परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेगा। उसी आधार स्कोरर हमारे बैठे हुए हैं सुनील जी और प्रियंका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए वालों के लिए। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? ऑप्शन सुनिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। चलिए, दिलखुश के नाम पे जो है वो 2 पॉइंट दीजिए। अगले क्वेश्चन जो है वो बी वाले से पूछा जाएगा। और आप लोग तैयार है ना बी वाले? चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? पहला ऑप्शन है खेती, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है बुनाई, चौथा ऑप्शन है आखेट। बताइए कौन सा इनमें से तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन फिर से। खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। नहीं, ये क्या कहते हैं? व्यापार। व्यापार, ठीक है। तो 2 नंबर दीजिए, एक नंबर अजीत और 1 नंबर उनके नाम पर। नहीं, उनके नाम पर निशा। चलिए, इधर वाले स्टूडेंट कहेंगे इनमें से संचार में निम्न में से किनका प्रेषण सम्मिलित होता है? शब्दों एवं संदेशों का, दूसरा ऑप्शन तथ्यों का, विचारों का, या इनमें से सभी का? इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बी वाले बोलेंगे कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, संचार तंत्र या फिर पर्यटन? संचार। चलिए, तो इसको 0 दीजिएगा। निशा के नाम पे 0 दीजिएगा। नेक्स्ट इधर वाले स्टूडेंट बोलेंगे ए वाले, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन सा है? पंचम क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चौथा इनमें से कोई नहीं। पंचम क्रियाकलाप। बिल्कुल सही जवाब। दिलखुश के नाम पे 2 पॉइंट्स दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बी वाले तैयार होंगे। अभी बी वाले थोड़ा हमको लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं ए वालों से, लेकिन लास्ट तक देखिए क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? मक्का, गेहूं, चाय या राई? एक बार सोचकर बोलिएगा जो जिसको बोलना है, ठीक है। अगर दूसरे बार फिर बोलिएगा तो जो पहले बार बोले रहेगा उसके नाम पे चढ़ जाएगा 0 याद। दूसरे बार ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज दे रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? मक्का, गेहूं, चाय या राई? चाय। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। फिर कंफ्यूज मत करो, वो बोल दिया तो एक बार जो निकला उसी के नाम पे होगा। 2 पॉइंट दीजिए अजीत के नाम पे। नेक्स्ट इधर वाले स्टूडेंट बोलेगा, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपर कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या मिश्रित कृषि? रबर, रोपण कृषि। रोपण कृषि, बिल्कुल सही जवाब। तो दीजिएगा दिलखुश के नाम पे 2 पॉइंट्स। इधर के स्टूडेंट कहेंगे, यानी बी वाले कहेंगे कि खट्टे
रसदार फसलों की कृषि संबंधित है? मिश्रित कृषि से, संघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से? भूमध्य सागरीय कृषि से। बिल्कुल सही जवाब। अजित जी ने लगातार बने हुए हैं और टक्कर दे रहे हैं दिलखुश जी का। तो भूमध्य सागरीय कृषि से जो है, कृषि से संबंधित है। खट्टे रसेदार का दीजिए, उनके नाम पे दे दिए। चलिए नेक्स्ट, इधर के स्टूडेंट, सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। बिना ऑप्शन के ही बोल दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दिलखुश के नाम पे 2 पॉइंट्स दिया जाए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और वो हम बी ग्रुप वालों से पूछेंगे। निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग नहीं है। 0 से 14 वर्ष, या 15 से 59 वर्ष, या 60 वर्ष से अधिक, या 70 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक। मतलब क्वेश्चन कहलिए जे निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग को इसके बाद 60 से अधिक। 60 से अधिक। अधिक। तो अजीत के नाम पे 0 पॉइंट दीजिएगा। 70 वर्ष से अधिक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर हम ए वालों से पूछेंगे कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? सिंगापुर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह से दिलखुश जी बने हुए हैं, अपने टीम को संभाले हुए हैं, और इधर से अजित जी भी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, पढ़ के आइएगा, तभी आप क्वेश्चनों का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा दे पाइएगा। चलिए, बी वाले बताएंगे, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? पहले ऑप्शन सुन लीजिए। केरल। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप ऑप्शन सुन लिया कीजिए। लेकिन अगर आपसे मुंह से निकलने के बाद पुनः हम चेंज करने वाले नहीं है, इसलिए ऑप्शन को धैर्यता पूर्वक सुन लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ही आप बेहतर ढंग से देख पाएंगे। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन पहले हम सुन लें। चलिए, तो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि वर्ष 2001 में भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाले राज्य कौन रहा था? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल। 2001 की बात किया जा रहा है। केरल। बिल्कुल सही जवाब। दिलखुश के नाम पे 2 पॉइंट दिया जाए। बहुत बढ़िया। अगले इधर के स्टूडेंट बोलेंगे, बी वाले बोलेंगे, यूएनडीपी। याद रखिएगा, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य क्या रहा था? 2011 की बात किया जा रहा है। तो भारत का जो मानव विकास डेवलपमेंट है, जो 0 से लेकर के 9 तक होता है, तो आपको बताना है कि कितना भारत का है। था 0.578, दूसरा ऑप्शन है 0.547, तीसरा ऑप्शन है 0.778, तीसरा चौथा ऑप्शन है 0.817। 817। तो इस तरह से जो है वो अजित के नाम पे 0 दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि भारत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो विकासशील देश में जो है वो ये जो ऑप्शन था वो आप सोच सकते हैं, जिसका 6-7 से ऊपर है वो विकसित देश में आ जाता है, जो 6 से नीचे है 0.6 से वो विकासशील में है। ठीक है, तो आपका विकासशील भारत है। और भारत का जो 2011 के अनुसार से यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट जारी किया, तो भारत में मानव विकास सूचकांक जो है वो 0.547 था। और क्वेश्चन आपका इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक जनगणना स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारे पास प्योर जो है वो डाटा नहीं आया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम ए वालों से पूछेंगे। 10 क्वेश्चन हो गया हो क्या वो हुआ? हाँ, 2 और बाकी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तैयार है? ए वाले स्टूडेंट बताएंगे, विशालतम गंदी बस्ती धारावी अवस्थित है कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, या हैदराबाद में? मुंबई में। मुंबई में। बिल्कुल सही जवाब रहा दिलखुश जी का। अब हम पूछेंगे क्वेश्चन, वो पूछेंगे बी वाले स्टूडेंट से।
निम्नलिखित में से मतलब जो हम नीचे ऑप्शन बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग टू कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? यमुना। यमुना। अब बिना ऑप्शन कहे ही दे दिए, तो इस तरह से अजित के नाम पे 2 पॉइंट दिया जाए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पुनः जो है वह हम पूछेंगे ए वाले ऑप्शन से कि क्वेश्चन ये है आपके लिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1936, 1927, 1923। 1923। बिल्कुल सही जवाब। दिलखुश के नाम पे 2 पॉइंट दिया जाए। ठीक है, अब हमारे साथ देखिए तैयारी करके आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स जरूर प्राप्ति करेंगे और हमको लगता है कि दिलखुश इसके साथ ही अपने टीम को सेमीफाइनल में जरूर पहुंचा दिए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चनों का सही जवाब दिए हैं, 9 क्वेश्चनों का, मतलब 10 में से अभी तक हमको लगता है 9 क्वेश्चनों का इन्होंने सही जवाब दिया है। बहुत बेहतर। अब देखिए हम पूछने वाले हैं बी ग्रुप वाले स्टूडेंटों से कि इनका क्या रहता है लास्ट क्वेश्चनों में, क्या लास्ट गेंद में चौका मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा कौन कौन से किसको जोड़ता है? जो हम ऑप्शन बोल रहे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा याद आ गया होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जब हम पढ़ा रहे थे उसी समय में ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में बातें किए हुए थे। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन आपके पास है जम्मू को तिरुवनंतपुरम से जोड़ती है, या बारामूला को तिरुनेलवेली से जोड़ता है, या श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, या श्रीनगर को नागरकोइला से जोड़ती है। कन्याकुमारी। बिल्कुल लग तो रहा है सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह से अजित के नाम पे 2 पॉइंट दिया जाए, बहुत बढ़िया। तो आपको हम दोनों टीम के जो बेहतर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं उन दोनों से थोड़ा हम बात करेंगे और उनसे ये बातें करेंगे कि क्या आपको इनसे क्या फ़ायदे हो रहे हैं इनके बारे में। तो दोनों टीम के जो सबसे बेहतर पॉइंट लाए हैं उन दोनों स्टूडेंट से आपको 2-2 लाइन बात करवाते हैं। तो इधर से अजित जी को आया है बी टीम से जो आया है 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 पॉइंट आया है, और एक निशा को आया है, और उसके बाद 18 पॉइंट जो है लगभग वो आया है ए से। तो हम पहले बी वाले को बुलाएंगे। अभी फिलहाल इस जो पहला मैच था टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था उसमें ग्रुप बी वाले जो है वो पीछे चल रहे हैं। अभी लगभग आपके कितने हो गया 11, 12, 5, 6 पॉइंट्सों से पीछे चल रहे हैं। तो सबसे पहले बी वाले से हम उठाएंगे और जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए हैं वो कैप्टन बनेंगे इस टीम के, और वो आगे के मैच खेलेंगे, सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। तो आइए इधर आइएगा बी वाले। तो करवाया जा रहा है इस तरह के, उनसे आपको लग क्या रहा है, किस तरह का फायदा मिलने वाला है? इस तरह से फायदा ये मिल रहा है कि इससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, इससे हम पूरा पढ़ लेते हैं। जितना भी ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव रहता है उसको पढ़ पाते हैं, उसके बाद यहाँ पे गेम खेलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इनका कहना ये है कि बिहार बोर्ड में आपको पता होगा कि 50% मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, जो अब लास्ट टाइम है। और लास्ट टाइम में कैसे जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को तभी आप जवाब दे सकते हैं जब पूरे के पूरे आपको पॉइंट क्लियर हो। जब तक आपको पॉइंट पूरा क्लियर नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट उस टॉपिक्स का नहीं पता होगा, तो फिर आप फंस सकते हैं। तो चलिए हम बहुत बहुत शुभकामना कि आगे आप इसी तरह याद करके आइए और आगे मैच खेलिएगा, बेहतर से ढंग से डिवीजन करके आइएगा। तो आइए अब हमारे जो एक ग्रुप ए है उनके एक छात्र जो सबसे अच्छे पॉइंट लाए हैं, जो 10 में से 9, आइए जिधर आइए, 9 क्वेश्चनों का इन्होंने सही जवाब दिया है। सबसे पहले तो दिलखुश के लिए एक ताली होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए दिलखुश, सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे इतना गॉट कर पाए, इतना जो पॉइंट प्राप्ति कर पाए, उसके लिए तो ढेर सारी शुभकामना कि आपने 10 में से मात्र 9 सही कर लिए हैं।
एकमात्र गलती की है। और इसी तरह का जो है स्कोर वहां पर भी करके आइएगा। जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके ज्योग्राफी में से, उसमें 39 कम से कम सही होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि 40 का शायद सही हो, और उम्मीद है कि आप जरूर कर पाइएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इनसे क्या आपको लग रहा है, कैसा फायदा मिलने वाला है? सर सबसे पहले ये इसमें ये फायदा मिल रहा है कि मतलब हेजिटेशन दूर होता है, और सबसे पहले पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व मेरे पास हो रहा है, और यहाँ आके जो ये गेम खेल रहे हैं उसके बावजूद हमें ये इसमें हेजिटेशन रिमूव होता है। इससे हमें सबसे ज़्यादा ये फायदा मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने इतना प्राप्ति कर पाए, थोड़ा इन सभी स्टूडेंट जो आपके सामने आपके सहपाठी बैठे हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे कर पाएंगे और कितना टाइम देना चाहिए, थोड़ा बताइए। ऑब्जेक्टिव को किस तरह से याद किया जाए, हम याद नहीं करते हैं, हम एक बार बुक में देख लेते हैं, उसके बाद कॉपी में खुद से नोट करते हैं। तब इसमें हमेशा ये रहता है कि हमेशा याद ही रह जाता है। हम बुक में ऐसे नहीं पढ़ते सीधा, ऐसे जो एक बार हम पढ़ लेते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन अगर जो लिख लेते हैं वो हमें कभी भूलते नहीं है। तो मैं लिखने का तरीका ठीक, बहुत बढ़िया। और देखिए लिखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग स्किल भी बेहतर होगा। किसी टॉपिक्स को आपने पढ़ा ढंग से, पहले आप अपने खुद ग्रहण कर लो, फिर उसके बाद जो है आप नोट करिएगा तो और बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप दोनों टीम जरूर आगे मुकाबले में बने होंगे, और अभी आप लोग बने रहिए। बी और सी वाले और सी और डी वालों के बीच में मुकाबला अभी होना बाकी है ज्योग्राफी के